बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर। इट्स मी आतिफ वकास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 यानी वेव्स के इस थर्ड लेक्चर में बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। डियर स्टूडेंट्स, हम सुपरपोजिशन को पहले तो जनरली अंडरस्टैंड करेंगे कि सुपरपोजिशन क्या है और फिर हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स डिस्कस करेंगे, इसके मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे फिर इंटरफेरेंस के ऊपर, विच इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, और फिर पार्टिकुलरली साउंड में उसको भी डिस्कस करेंगे कि उसमें इंटरफेरेंस किस तरह होती है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ से पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के मुतालिक बात की थी। मैंने स्पीड ऑफ वेव्स का एक फार्मूला दिया था एंड फिर उसके बाद हमने साउंड वेव्स की जो है डिस्कशन की थी कि किस तरह किस स्पीड से ये मूव करती हैं। न्यूटन का फार्मूला देखा था जिसके ज़रिए से स्पीड ऑफ साउंड 0 सेल्सियस पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास 281 मीटर्स पर सेकेंड आया। और फिर हमने लेप्लास करेक्शन के बाद भी स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की और वो हमारे पास 333 मीटर्स पर सेकेंड आ रही थी। एंड एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की दैट इज़ 332 मीटर्स पर सेकेंड एट 0 सेल्सियस। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। हमने वहाँ पे फिर मुख्तलिफ फैक्टर्स भी देखे थे कि जो स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसमें पार्टिकुलरली मैंने टेम्परेचर का एक एक्सप्रेशन आपको दिया था कि टेम्परेचर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड किस तरह चेंज हो जाती है। तो उसी पे बेस्ड ये दो क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो स्पीड ऑफ वेव्स से मुतालिक है। उसमें वो कहता है कि इफ़ अ सोर्स ऑफ वेव्स हैज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 1.00 into 10 raised to the power -2 seconds. Calculate the wavelength of the generated waves if they travel with 10 meters in 1 second. Dear students, इस प्रॉब्लम को आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। आप भी ट्राई कर ले, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। बहरहाल गिवन डेटा सबसे पहले पिक करना है। उसमें टाइम पीरियड गिवन है सोर्स का एंड दैट इज़ 1.00 into 10 raised to the power -2 seconds. सो यहाँ से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, दैट इज़ 1 divided by the time period. So it's just 1 divided by 1.00 into 10 -2 and second denominator में आ जाएगा and from here we get 10 raised to the power 2 seconds और सॉरी यहाँ पे hertz and it is 100 hertz. So frequency is 100 hertz and then calculate the wavelength. We have to calculate the wavelength. It is unknown but we know the speed v is equal to 10 meters per second. And then if we use this formula v equals f lambda, we can calculate the wavelength by this v divided by f and if we substitute the values we get 10 divided by 100. Wavelength is in meters, so it is 0.1 meters. It's very simple, very easy. And how about the second one? दूसरे क्वेश्चन में पूछते हैं स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड टू बी 347.25 मीटर्स पर सेकेंड. व्हाट शुड बी द स्पीड एट 40 सेल्सियस? नाउ यहाँ पे आपने टेम्परेचर के चेंज होने से स्पीड में जो चेंजेस आती है वो एक्सप्रेशन यूज़ करना है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। एक्सप्रेशन ये था कि v इक्वल्स v नॉट प्लस 0.61 मल्टीप्लाइड विथ t 8 सेल्सियस. सो
in Celsius. Now V is speed of sound कब, जब टेम्परेचर हो 40 सेल्सियस। वी नॉट वो स्पीड है जो 0 सेल्सियस पे। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 0 सेल्सियस पे स्पीड क्या है तो आपने परेशानी नहीं होना, आपने डायरेक्ट यहाँ पर 332 मीटर पर सेकेंड यानी वो स्पीड लिख लेनी है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होती है 0 सेल्सियस पे। एंड फिर यहाँ पर आपने 0.61 लिख लेना है और यहाँ पे वो टेम्परेचर लिखना है जिस पे आपने कैलकुलेट करनी है। अब नाउ हेयर इट इज़ 40 सेल्सियस, सो ये 40 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 332 मीटर पर सेकेंड प्लस ये भी मीटर पर सेकेंड में आएगा क्योंकि इसके यूनिट्स जो हैं 0.61 के इट इज़ मीटर पर सेकेंड पर सेल्सियस, तो वो सेल्सियस और ये सेल्सियस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 0.61 मल्टीप्लाइड विथ 40 से आता है 24.4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आपको मिलेगा 356.4 मीटर्स पर सेकेंड। सो इट इज़ द स्पीड एट 40 सेल्सियस अगर हमारे पास 0 सेल्सियस पे 332 है। ओके, सो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जब मुख्तलिफ वेव्स किसी एक पॉइंट पे आपस में मिलते हैं तो उनका कंबाइन इफ़ेक्ट देखने के लिए हम ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेसिकली सुपरपोजिशन है क्या चीज़, सुपरपोजिशन को अगर डिफ़ाइन करो सो सुपरपोजिशन of waves, when two or more waves meet at a point their combined effect can be calculated by adding the effects of individual waves on the point algebraically. इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा when two or more waves meet at a point their combined effect can be calculated by adding the effects of individual waves on the point algebraically. जब किसी स्पेस के अंदर किसी पॉइंट पे मुख्तलिफ वेव्स आपस में मीट करती हैं तो उस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट जो वेव बनेगी, जो उन सारी वेव्स की कम्बिनेशन से जो रिज़ल्ट आएगा वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो हम ऑब्टेन करते हैं बाय एडिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव्स एल्जेब्रिकली। ज़ाहिर है वो सारी वेव्स अगर उस पॉइंट तक पहुंचती हैं तो उस पॉइंट पे इन सारी वेव का कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा इंडिविजुअली। अगर हम उन सब का कंबाइन इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो उनको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। मैं इसके लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। सिंपल एग्जांपल यूँ कि आप इस तरह करें कि पानी का एक टब लें, पानी का एक टब लिया और उस टब के अंदर आप कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ या फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस बॉल रख लेते हैं। ये आपने पानी की सरफेस पे रख लिया, पानी स्टैंड स्टिल है, पानी के अंदर अभी तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फिर आप क्या कर लेते हैं, उस पानी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आप क्या कर लेते हैं,
छोटे छोटे पत्थर डाल देते हैं, कंकरियाँ डाल देते हैं, या किसी तरीके से वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा कर लेते हैं जो इस पानी के अंदर, जो इस टब के अंदर पड़ा हुआ है, इसमें वेव्स पैदा करे। तो यूँ उन पॉइंट्स से जहाँ पर आपने डिस्टर्बेंस पैदा की, उस बाल की तरफ जो आपने रखी है पानी की सरफेस पे, वेव्स जाती हैं। अब ये वेव्स इस सोर्स से जा रही हैं, एक दूसरा सोर्स आपने यहाँ पे बनाया, ठीक, तो यहाँ से भी उस पॉइंट तक वेव्स जा रही है, फिर यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ से भी उस पॉइंट तक जो है उस बाल की तरफ वेव्स जा रही है। अब जब ये सारी वेव्स उस बाल तक पहुंचेंगी तो उन सब का कंबाइंड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके लिए जो है हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेट किया है, मैथमेटिकली मैं उसको लिखता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट इज़ कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल द। लेट्स सपोज मैं उस ऑब्जेक्ट की, उस टेबल टेनिस बाल की, उस बाल की हाइट को मैं y कहता हूँ। y इज़ इट्स हाइट फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन। लेट्स सपोज ये उसकी नॉर्मल पोजीशन है कोई इनिशियली, और फिर जब वेव उसके पास पहुँचती है, y1 उसके पास पहुँचता है, तो ये कहाँ तक चला जाता है। लेट्स सपोज y1 की वजह से इसकी हाइट ये है, ठीक है, और y2 की वजह से इसकी कोई और हाइट होगी, y2 की वजह से इसकी हाइट ये होगी y2। तीसरी जो वेव इसके पास आ रही है, हो सकता है उसकी वजह से हाइट इस तरफ हो, y3 हो। तो ये फिर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसको आगे डिस्कस करते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है, कौन सी वेव उसको ऊपर ले जा रही है, कौन सी नीचे ले जा रही है। लेकिन पॉसिबिलिटी हर एक की मौजूद है। ये हो सकता है कि जिस टाइम इस सोर्स 1 की वेव उसको ऊपर ले जा रही है, तब इस सोर्स 2 की वेव हो सकता है उसको नीचे ले जा रही हो, या हो सकता है इस सोर्स 3 की वेव फिर उसको ऊपर ले जा रही हो। तो अगर हम एक कंबाइंड इफेक्ट देखना है तो उनको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब ये है कि अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर मैं इसे यूँ लिखूंगा, जो ऊपर की डायरेक्शन में है मैं उसको पॉजिटिव कहूँगा, y1 प्लस y2, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, जो उस बाल को उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है जो वेव, तो उसकी वजह से वेव 3 की वजह से उस बाल की जो हाइट है वो मैंने यहाँ पर चूँकि डाउनवर्ड शो की है, इसलिए उसको मैं -y3 में लिखूंगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, इसका मतलब ये है कि इन हाइट्स का ख्याल रखेंगे, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। सो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर उसको ले जा रहा है, मैं उसको पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव कह दें, वाइस वर्सा आप इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं तो बाकी दो को नेगेटिव कह दें। सो बात करने का मतलब ये है कि कंबाइंड इफेक्ट जो है, और अगर आप इनको इस बाल की हाइट को या इस बाल की डिस्प्लेसमेंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से, आप इसको ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, तो इसको वेक्टर सम भी लिख सकते हैं। वेक्टर सम किस तरह कि जब वेव्स उस वाटर में, फॉर एग्जांपल आप हमने वाटर की एग्जांपल ली है, तो वाटर में जो वेव्स पैदा हो रही हैं वो वाटर के पार्टिकल्स को अप डाउन मोशन दे रही है। जहाँ से वेव पास होती है वहाँ के पार्टिकल्स जो है एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेते हैं, एक वेव पास हो जाती है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाती है। इसी तरह ये बाल भी ऑसिलेट करता रहेगा। तो उसकी ऑसिलेशन की जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है, वेव जो है, वेव्स और पार्टिकल की मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर केस में, तो इसको आप ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रहे कि ये जो सुपरपोजिशन है ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में, ये हर तरह की वेव्स में होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों या ट्रांसवर्स हों या जिस तरह की भी वेव्स हों, उसमें सुपरपोजिशन हो सकती है। तो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप आई होप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये किसी पॉइंट पर सारी वेव्स का कंबाइंड इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम अलजेब्रिक या वेक्टर सम लेते हैं उन इंडिविजुअल वेव्स के इफेक्ट को ऐड करने के लिए। अब मैं इसकी कुछ ख़ास टाइप्स डिस्कस करूंगा। ज़ाहिर है
वेव्स आपस में मिलती हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कभी ये हो सकता है कि अगर वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, और उनके एम्पलीट्यूड भी हम एज्यूम कर लें कि सेम है और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को हम सेम एज्यूम कर लें, तो फिर उनका इफ़ेक्ट कुछ और होगा। लेकिन अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज़ में फ़र्क है या उनके डायरेक्शन में फ़र्क है तो इनके इफ़ेक्ट्स कुछ और होंगे। तो इसी बेस पे हम इसकी सुपरपोजिशन की तीन कम से कम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तीन टाइप्स, और उसमें हम सिर्फ पहले टाइप पे अभी फोकस करेंगे, दैट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। बाकी दो आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो सुपरपोजिशन की पहली किस्म जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो इस तरह की वेव्स का आपस में मिलना कि उन वेव्स की डायरेक्शन एक हो और जिन सोर्सेज से वो वेव्स जनरेट हुए हैं वो कोहेरेंट हों। तो फिर इस तरह की सुपरपोजिशन को हम क्या कह सकते हैं? इस तरह की सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस कहते हैं। सुपरपोजिशन में सबसे पहले मैं इंटरफेरेंस की बात करूं। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो कोहेरेंट सोर्सेज, अब यहाँ पे पहले कोहेरेंट सोर्सेज को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। कोहेरेंट सोर्सेज दो ऐसे सोर्सेज कि जिनसे इमिट होने वाली वेव्स क्या हो? सेम फ्रीक्वेंसी की हो। दूसरा, ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड की हो। तीसरा, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप हो। कोहेरेंट सोर्सेज से एमिट होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उनका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होता है और उनके दरमियान फेज रिलेशनशिप कांस्टेंट रहता है। फेज रिलेशनशिप कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि या तो उन वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस होगा नहीं, या फिर अगर होगा तो वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। जितना भी ये ट्रेवल करेंगे उनके फेज में चेंज नहीं आएगी, उनके फेज में फर्दर चेंज नहीं आएगी। अगर कोई चेंज है भी सही, वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब इंटरफेरेंस की तरफ आते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन है, लेकिन ऐसी वेव्स की सुपरपोजिशन जो कोहेरेंट सोर्सेज से इमिट होती हो और जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो। द सुपरपोजिशन ऑफ two or more waves from coherent sources passing through the same region. इंटरफेरेंस जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज पासिंग थ्रू द सेम रीजन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जब वो आपस में मिलती हैं तो इनका कंबाइन इफेक्ट इंटरफेरेंस कहलाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रहे, सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। अब मैं इसकी फिर दो केसेस हो सकते हैं। इंटरफेरेंस दो तरह की हो सकती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कौन सी है और डिस्ट्रक्टिव कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यूं होता है कि दो या दो से ज़्यादा वेव्स जो आपस में मिलती हैं और उनका कंबाइन इफेक्ट उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से ज़्यादा हो, यानी
वो वेव्स आपस में मिलकर कंस्ट्रक्शन करें, कोई लार्जर एम्पलीट्यूड वाली वेव बनाएं, तो इस तरह की इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर वेव्स आपस में इस तरह इंटरफेरेंस करें कि उनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो इस तरह हो कि उनका रिजल्टेंट जो उनसे वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड इनिशियल वेव से कम हो, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये है कि वो मुकम्मल तौर पर वेव्स एक दूसरे को ख़त्म कर दे, वो इस तरह आपस में मिले। तो इन दोनों की कुछ कंडीशंस हैं, कब कंस्ट्रक्टिव होगी, कब डिस्ट्रक्टिव होगी। इसके लिए मैं वंस अगेन वही एग्जांपल लेता हूँ जो कुछ देर पहले मैंने आपको दी है। कोई पानी का टब एज्यूम कर लें ये, और यहाँ पर वंस अगेन एक टेबल टेनिस बॉल रख लें उस पानी की सरफेस पे, और अब यहाँ पर दो एक जैसे सोर्सेस वेव्स के रख लें, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। कोहेरेंट सोर्सेस क्यों? अभी मैंने बात की है कि ये शर्त है इंटरफेरेंस के लिए। अब यहाँ से वेव्स जनरेट हो रही हैं, इस बाल तक पहुँचेंगी। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये रास्ता जाता है, यहाँ से भी एक रास्ता वहाँ तक जाता है, ठीक। अब ये पाथ 1 है, इसको मैं R1 कहता हूँ, इस दूसरी पाथ को मैं कहता हूँ R2। इन दोनों पाथ्स में कुछ फ़र्क है, और वो फ़र्क मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँगा यहाँ पे। अब ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इन दोनों पाथ में फ़र्क है, इसको मैं कह देता हूँ S। नाउ अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो उसमें एक हमारे पास, लेट मी चेंज कलर, एक मेरे पास ये लेंथ है, दैट इज R1, और दूसरा ये दैट इज R2। और मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों पाथ्स में फ़र्क है, पाथ डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, path difference. What is the path difference in this particular case? It is R2 minus R1. R2 is the distance of this source from the object, and R1 is the distance of this source from the object. This is source 1, this is source 2. Now, path difference को मैं S भी कह सकता हूँ, S is equal to R2 minus R1। Now, अगर मैं कहता हूं कि यहां से, चूंकि ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हैं, तो यहां से भी वेव जनरेट होगी, यहां से भी जनरेट होगी, ठीक है। अब ये वेव आगे ट्रेवल करती है, ये वेव भी आगे ट्रेवल करेगी, ठीक, ये। और जब ये यहाँ पर पहुँचेंगे तो चूंकि इस वेव को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, इस वेव को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। कितना कम? दिस अमाउंट S। ये इन दोनों पाथ में फ़र्क है। शर्त क्या है? अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या शर्त है और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या शर्त है, यहाँ से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। जब ये दोनों वेव्स यहाँ पे मीट करेंगी तो इसके बाद का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, इस लाइन, इस पॉइंट के बाद का जो डिस्टेंस है वो तो दोनों का सेम है। तो अगर एक कंप्लीट वेव यहाँ पे आ गई तो यहाँ से एक दूसरी वेव जनरेट होने जा रही है, और अब इस वेव की जनरेशन और इस वेव की जनरेशन सेम है। आगे पाथ भी एक जितना, फेज में जो रिलेशनशिप है वो भी कांस्टेंट, मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने जा रही और कोई फर्क नहीं आने वाला। तो ये दो जब यहाँ पे मीट करेंगी तो एक का क्रस्ट होगा तो दूसरे का भी क्रस्ट होगा, या एक का ट्रफ होगा तो दूसरे का भी ट्रफ होगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इस बाल की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, यानी
इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है वो बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त ये है कि इस पाथ डिफरेंस के अंदर एक कंप्लीट वेव हो। अगर एक की बजाय आप कहते हैं कि नहीं जी दो वेव्स हैं, दो कंप्लीट वेव्स हैं इस तरह, तब भी सिचुएशन चूंकि दोनों कोहेरेंट है तो इसकी भी इस तरह की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसकी भी यही फ्रीक्वेंसी है। अब देखें, अब इसमें दो वेव्स हैं लेकिन फिर भी सिचुएशन सेम टू सेम, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, आगे रास्ता एक जितना आगे दोनों का फेज रिलेशनशिप भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आएगा। अब यहाँ पे दो की बजाय 3 वेव्स कर ले, 10 वेव्स कर ले, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है कि उस पाथ डिफरेंस के अंदर एक कंप्लीट लैम्डा हो, दो कंप्लीट लैम्डा हो, 3 कंप्लीट लैम्डा हो, या इसको मैं n लैम्डा लिख लूं। अगर इस पाथ डिफरेंस के अंदर n लैम्डा हो तो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये S इज इक्वल टू n लैम्डा इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। n इज 0, 1, 2, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर 0 पुट कर लेते हैं तो इसका मतलब है पाथ डिफरेंस ही नहीं है, तो पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, और यूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और बाकी जितना भी आप कर लें। बहरहाल दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ आई चेंज द सिचुएशन अ बिट, मैं थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर लेता हूँ। मैं सिचुएशन कैसे चेंज कर लेता हूँ, मैं इस पाथ डिफरेंस को थोड़ा सा इस केस में कुछ और कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे दूसरा सोर्स। अब देखिए, अब सिचुएशन ऐसे नहीं है। अब जो पाथ डिफरेंस है इसमें एक कंप्लीट वेव नहीं आ रही, इसमें एक वेव से ज्यादा आ रही है। तो अगर यहां पर देखें ना, एक कंप्लीट वेव और एक हाफ वेव, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ट्रफ बनेगा, यहां पे ट्रफ है, यहां पे क्रस्ट है। आगे डिस्टेंस सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज रिलेशनशिप कांस्टेंट। तो यहां पे जब मिलेंगी तो एक का क्रस्ट होगा, दूसरे का ट्रफ होगा, और नतीजतन वेव खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि अगर इस पाथ डिफरेंस के अंदर कंप्लीट फुल इंटीग्रल ऑफ लैम्डा ना हो, एक कंप्लीट लैम्डा है, एक हाफ है, या आप यूं कह लें कि सिर्फ हाफ है। पहले यहां से स्टार्ट करें, तो यहां पे सिचुएशन यूं होगी कि एंटी पीक बनेगा। अब एक का पीक है, दूसरे का एंटी पीक है, यहां पे मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हाफ लैम्डा हो या एक कंप्लीट हो और एक हाफ हो, या 2 कंप्लीट वेव्स और एक हाफ, या 3 कंप्लीट वेव्स और एक हाफ, तो इन सारे केसेस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या शर्त रखी हमने, डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने शर्त ये रखी कि पाथ डिफरेंस के अंदर एक हाफ लैम्डा हो, एक कंप्लीट और एक हाफ लैम्डा हो, 2 कंप्लीट और एक हाफ लैम्डा हो, और चलते जाए, सही है। या
आप यूँ लिख सकते हैं कि n कंप्लीट लैम्डा हो और एक हाफ लैम्डा हो, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं n प्लस हाफ लैम्डा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये तो सिर्फ वाटर सरफेस के ऊपर वेव्स हैं। आप किसी भी सिस्टम की बात करें, दो सोर्सेज लें और उनकी वजह से कोई सी भी वेव्स हो, इसको आगे हम जब हम फिज़िकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, इसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मैं दोबारा बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म होगा, यही कंडीशंस हम यूज़ करेंगे, बट वहाँ पर हमारे पास लाइट की वेव्स होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक बात ये भी बता दूं कि किसी गिटार की स्ट्रिंग में, किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर भी आप ये चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इंटरफेरेंस, लेकिन वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। स्टैंडिंग वेव्स जो कि एक ख़ास किस्म है सुपरपोजिशन की, जब वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों। फ़िलहाल ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिए था। अब मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी साउंड वेव्स के लिए भी इंटरफेरेंस चेक कर लेता हूँ। So interference of sound waves उसमें क्या है, इसके लिए हम एक अपरेटस यूज़ करते हैं। लेट मी राइट हियर, इस तरह का एक अपरेटस होता है, इसमें यहाँ की एक ओपनिंग में रख लेता हूँ और एक ओपनिंग यहाँ पे रख लेते हैं। एक ट्यूब सा है, और एक दूसरा ट्यूब जो इस ट्यूब के अंदर मूव कर सकता है, इस तरह हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ। अब यहाँ से लेट सपोज मैं साउंड वेव्स यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, ये कोई ट्यूनिंग फोर्क है और ये वाइब्रेटिंग है, ठीक है। यहाँ से साउंड वेव्स जनरेट हो रही है और यहाँ पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये हुआ कान, ये था पॉइंट बी। अब यहाँ से साउंड वेव्स जब आएंगी तो दो मुख्तलिफ रास्तों से आ सकती है। एक रास्ता साउंड वेव्स के लिए ये होगा, एक रास्ता साउंड वेव्स के लिए ये होगा, ठीक है। दो डिफरेंट पाथ इट कैन टेक टू डिफरेंट पाथ्स, आइदर मूविंग अलोंग पाथ ACB और पाथ ADB। इन दोनों पाथ से जब ये ट्रेवल करेगा तो इन पाथ्स में डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ ACB। इसको लेट सपोज मैं कहता हूँ R1 और इस दूसरे को मैं कहता हूँ R2। सो R1 माइनस R2 दैट इज द पाथ डिफरेंस, लेट मी कॉल इट S वंस अगेन, पहले की तरह R1 माइनस R2, ये पाथ डिफरेंस है। अब अगर इस पाथ डिफरेंस के अंदर हाफ लैम्डा होगा, फुल लैम्डा होगा, तो क्या होगा, ये जब ये दोनों वेव्स यहाँ से आएंगी, यहाँ पे मीट करेंगी, तो क्या होगा, उनका कंबाइन इफेक्ट यहाँ से वो जनरेट हो रही है, यहाँ पे दो सोर्सेज बन गए,
एक इधर से वेव्स भेज रहा है, एक इधर से वेव भेज रहा है, वो जब यहाँ पे मीट करती है तो उनका कंबाइंड इफेक्ट इंटरफेरेंस होगा। अगर पाथ डिफरेंस के अंदर n लैम्डा होगा तो क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर n+1/2 लैम्डा होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भी फिर बाकी उसी तरह है, साउंड वेव्स हों या लैंगिट्यूडनल उसमें ट्रांसवर्स वेव्स हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वेव्स होती हैं और जब भी वो किसी रीजन में आपस में मिलती हैं तो वो इंटरफेरेंस करती हैं। ये इसलिए कि पार्टिकल्स के केस में पार्टिकल्स से ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनको अलग करती है वेव्स को। पार्टिकल के केस में दो पार्टिकल्स जब आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके नॉर्मल फोर्सेस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक ख़ास लिमिट के बाद एक दूसरे को अपने करीब नहीं आने देते। वो पार्टिकल्स के केस में होता है। लेकिन वेव्स जो हैं, वेव्स हमेशा एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। जब वो मिलते हैं तो वो एक उनमें फ़र्क क्या है, उनमें नॉर्मल फोर्स नहीं होती क्योंकि उनका कोई उनकी फिक्स शेप नहीं होती, उनका मास नहीं होता। इसके साथ ही मैं आज के लेक्चर को ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम।